हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंटेंट लेकर आई हूँ। इसमें आपके कुछ थिंकर्स हैं, जिन थिंकर के बारे में आप सुने होंगे, उनकी बुक्स मैं लेकर आई हूँ। वेरी इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं थियोडोर एडोर्नो, जो 2024 में जिनकी बुक पूछी गई थी यूजीसी नेट जून में। थियोडोर एडोर्नो थियोडोर एडोर्नो नहीं, रेमंड एरेन की बुक पूछी गई थी 2024 यूजीसी नेट में। ये नेट में आए थे, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसी तरह से थियोडोर एडोर्नो, जो यूजीसी नेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं, उनकी बुक्स पूछी जाती है। थियोडोर एडोर्नो जो सांस्कृतिक उद्योग से संबंधित हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल से नहीं, ये शिकागो स्कूल से संबंधित हैं, थियोडोर एडोर्नो। अब आप देखें जेसी अलेक्जेंडर 9 प्रकारवादी हैं। और आप देखें अल्थुजर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। अल्थुजर संरचनात्मक मार्क्सवादी हैं। इसी तरह से आपकी एक थिंकर हैं जाने एडम्स। इस तरह से अब आपके ये जितने भी थिंकर्स हैं, मैं आपको इन सब की बुक्स पढ़ाऊंगी और आप इनकी बुक्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट ये बुक है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। और जो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो भी है, ये इम्पॉर्टेंट वीडियो इसलिए मैं लाई हूँ क्योंकि इससे पहले जो मैं वीडियो डाली थी, उसमें आपका प्यार और आपका विश्वास संपूर्ण रूप से झलक रहा है कि आपने मुझे कितना सम्मान और प्यार दिया। इस आधार पर मैं आपके इंटरेस्ट को देखते हुए इस तरह की वीडियो लाई हूँ, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, जो आपके जीवन के लिए बहुत कारगर है। जैसे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा बुक्स पूछी जाती हैं। मैं आपसे शुरू से ही बता रही हूँ कि सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा थिंकर के बारे में, उनकी अवधारणाएं, यही सब पूछी जाती हैं। सबसे ज़्यादा बुक्स कॉन्सेप्ट आते हैं और उनके बारे में जो भी छोटी छोटी बातें होती हैं, उन सब के बारे में जानना हम सबको ज़रूरी है। जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सब के, जितने भी थिंकर्स हैं, उन सब की जानकारी होना आवश्यक है। इससे पहले कि हम कोई जानकारी ग्रहण करें, इस जानकारी को ग्रहण करने से पहले कुछ मोटिवेशन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। हर बार कोई ना कोई मोटिवेशन ऐसे लेकर आती हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। मोटिवेशन के द्वारा ही हम मोटिवेट होते हैं पढ़ने के लिए, मोटिवेट होते हैं कुछ करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए, आपने कहानी सुनी होगी महाभारत में, जब अर्जुन थे, वो अर्जुन जब भी कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ ध्यान देते थे, तो वो अपने लक्ष्य पे ही ध्यान देते थे और इधर उधर की कुछ भी उनको दिखाई नहीं देता था। एक बार द्रोणाचार्य जब गए थे वन में सभी अपने शिष्यों को लेकर, तो वहाँ जब वो गए तो उन्होंने कहा कि सब लोग इस आम को तोड़ो। एक आम का पेड़ था, उसमें सब लोगों को कहा गया कि उस आम को तोड़ो। एक आम को टारगेट बना दिए थे। उनके जो गुरु थे, उन्होंने टारगेट बनाया था कि इस आम को आपको तोड़ना है तीर से ही। लेकिन सभी योद्धा हार गए, दुर्योधन भी हार गए, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, दुर्योधन के जितने भाई थे वो सब भी हार गए। लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, अब तुमको इस लक्ष्य को प्राप्त करना होगा, अब तुमको ही इस आम को तोड़ना होगा। तो अर्जुन ने उस आम को अपने तीर के द्वारा तोड़ लिया। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंसंट्रेट होते हैं, या बहुत ध्यान से उस काम को करते हैं, या मन लगाकर उस काम को करते हैं, एक काम को जब हम आस्था के रूप में करते हैं या विश्वास के साथ करते हैं, तो उस तरह से क्या होता है कि हमारी
हमको हमें लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी भी होती है और हमारा दिल और दिमाग दोनों लक्ष्य की तरफ होता है। तो इसी तरह से अर्जुन की तरह हम लोगों को भी अपने पढ़ाई के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए, जो हम जॉब प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए हमें अर्जुन की तरह एक लक्ष्य बनाना होगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ मोटिवेट होना होगा। उस मोटिवेशन के लिए कुछ मोटिवेशन भी सुनना जरूरी है। जैसे कि आपको कुछ पसंद है या कुछ गाना या कोई भी थिंकर या कुछ भी ऐसा, तो थोड़े समय के लिए आप अपने पढ़ाई से हटकर उसको 10-15 मिनट के लिए अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आप उसको सुन सकते हैं या देख सकते हैं। तो इसी तरह से मैं भी चाहूँगी कि मैं अपने स्टूडेंट के लिए कुछ नए मोटिवेशन वीडियोज़ लाऊं, जिससे कि आपको और भी अधिक पढ़ाई में मोटिवेशन मिल सके और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें। इसलिए मैं कुछ लेकर आई हूँ आपके लिए। देखिए, इसमें रिमाइंड योर सेल्फ इट इज़ इफ इट was easy everyone would do it। अब आप देखें, ये इस तरह से आपका ये मोटिवेशन ख़त्म हुआ। अब आप देखेंगे कि आपका सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले आपको रेमंड एरेन की बुक पढ़नी है। रेमंड एरेन, आप जानते हैं, रेमंड एरेन संघर्षवादी विचारक थे। रेमंड एरेन पेरिस और फ्रांस में जन्मे थे। उन्होंने विश्वविख्यात शिक्षण संस्था इकॉल नॉर्मल सुपीरियर से दीक्षित रेमंड एरेन समाजशास्त्री और दार्शनिक के साथ साथ एक राजनीतिक नायक भी थे। उन्होंने क्या किया था, 1930 में 33 के बीच, जब वे 1930 से लेकर 33 के बीच जब वे जर्मनी में फ्रांसीसी लेक्चर थे, तो उन्होंने राष्ट्रीय समाजवाद के उदय होते देखने का मौका मिला। इसी समय प्रघटनाशास्त्र, मार्क्सवाद, जर्मन सामाजिक विज्ञान के संपर्क में आए और इन्हें समझने का प्रयास किया। जर्मनी से फ्रांस लौटने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम जर्मन समाजशास्त्र 1957, जो आप देख रहे हैं जर्मन सोशियोलॉजी, इसमें लिखा हुआ है 1935। फिर इसी तरह से अगली बुक उनकी है इंट्रोडक्शन टू द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, उन्होंने लिखा। और अगली बुक उनकी है द सेंचुरी ऑफ टोटल वॉर 1951, द ओपियम ऑफ द इंटेलेक्चुअल 1955, पीस एंड वॉर 1961, द ग्रेट डिबेट 1963, 18th लेक्चर एंड द इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1963। मेन कैरेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट 2 वॉल्यूम्स में है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1966, द इल्यूसिव रिवॉल्यूशन 1968, प्रोग्रेस एंड डिसइल्यूजन 1969, द इम्पीरियल रिपब्लिक 1973, हिस्ट्री एंड द डायलेक्टिक ऑफ द वायलेंस 1973। क्लॉजिविस्ट ये भी है। अब आप देखें, ये रेमंड एरेन की बुक है। रेमंड एरेन की रेमंड एरेन की बुक है। अगली बुक है आपकी जेन एडम्स की। जेन एडम्स कहाँ की थी? जेन एडम्स अपने अग्रणी समाजशास्त्रियों में एक थी।
वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के समाजशास्त्र के शिकागो संप्रदाय को आकार देने वाले पुरुष समाजशास्त्रियों द्वारा किया गया था इनका प्रयोग। लेकिन एडम्स शिकागो के एक आवासीय हल हाउस की स्थापना की, जो अनेक प्रतिभाशाली समाजशास्त्रियों, विशेषतः महिला समाजशास्त्रियों का केंद्र बन गया, जो वहीं रहती थीं। अपने बौद्धिक कार्यों के साथ साथ पारिवारिक जीवन भी वहीं व्यतीत की थीं। एडम राजनीतिक रूप से एक सक्रिय महिला थी। उनकी प्रगतिशील राजनीतिक गतिविधियों में प्रमुख उल्लेखनीय गतिविधि उनके द्वारा 1914 से लेकर 18 के युद्ध का शांतिमय विरोध किया जा रहा है विरोध किया जाना रहा है, जिसके कारण उन्हें अमेरिका में सर्वाधिक खतरनाक महिला माना गया और सरकार द्वारा उनकी निंदा भी की गई। यही नहीं, उनकी इस गतिविधि के कारण समाजशास्त्रियों में भी प्रतिष्ठा को आंच आई। इतना होने के बावजूद भी एडम्स ने भारी मंदी के काल में सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक कल्याण के कार्यों में बढ़ चढ़ कर उन्होंने भाग लिया और सक्रिय कार्यकर्त्री की भूमिका भी अदा की। उन्हें 1931 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। अब उनकी कुछ बुक है, हल हाउस, मैप्स एंड पेपर्स। अगली बुक है डेमोक्रेसी एंड द सोशल इथिक्स। चलिए मैं इसमें नाम लिख देती हूँ। जेन एडम्स। ये जेन एडम्स की ये बुक है। जेन एडम्स। अब आगे देखें कौन सी बुक है, मॉन्टेस्क्यू एंड पॉलिटिक्स। ये अल्थुज़र की बुक है, मॉन्टेस्क्यू एंड पॉलिटिक्स। अल्थुज़र आप जानते होंगे, अल्थुज़र जो थे मार्क्सवादी थे, संरचनात्मक मार्क्सवादी थे। ये 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक मौलिक और प्रखर फ्रांसीसी नव मार्क्सवादी थे। इन्हें नव मार्क्सवादी कहा जाता है। ये दार्शनिक और चिंतक लुईस अल्थुज़र ने मानवीय और सामाजिक विज्ञानों में एक करिश्माई किंतु अत्यंत विवादास्पद सिद्धांतकार के रूप में अपनी छाप अंकित की है। इनकी दृष्टि में मार्क्सवादियों में उनकी पहचान वही है जो कभी समाजशास्त्रियों में टालकाट पार्सन्स की रही है। देखिए आप याद कर लीजिए, टालकाट पार्सन्स जो थे वो कौन थे? उन्हें समाजशास्त्र का दादा कहा जाता है। टालकाट पार्सन्स को समाजशास्त्र का दादा कहा जाता है। अब ये अल्थुज़र की बुक है, अल्थुज़र। अल्थुज़र की बुक है। तो इस तरह से अल्थुज़र नव मार्क्सवादी थे। जिस तरह से टालकाट पार्सन्स का महत्वपूर्ण भूमिका थी टालकाट पार्सन्स की, उसी तरह से अल्थुज़र की महत्वपूर्ण भूमिका थी कहाँ? मार्क्सवादियों के बीच में। ये नव मार्क्सवादी थे। अल्थुज़र संरचनात्मक मार्क्सवादी भी इन्हें कहा जाता है। अल्थुज़र कई मामलों में स्टालिनवाद की तत्कालीन मार्क्सवादी आलोचनाओं से भिन्न विचार रखते थे। स्टालिनवाद की मात्र शब्दाडंबरी मानवतावादी नैतिक निंदा में विश्वास रखते थे। इस संदर्भ में उन्होंने मानवतावादी मार्क्स के पैरोकारों और जैसे सार्त्र, पोंटी,
गारुडी आदि तीव्र आलोचना की। उन्होंने इनकी आलोचना की। स्टालिनवादी मार्क्सवाद की निंदा करना मात्र पर्याप्त नहीं है। वे चाहते हैं कि ऐतिहासिक प्रक्रिया और स्टालिनवाद के कारणों परिणामों का सूक्ष्म वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए। अल्थुजर का जन्म कहाँ हुआ था? अल्थुजर का जन्म अल्जीरिया में हुआ था। उनके माता पिता के साथ वे फ्रांस आ गए थे। उनका पालन पोषण एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। अधिकांशतः द्वितीय विश्व युद्ध के अधिकांश अवधि में उन्हें युद्धबंदी के रूप में जर्मनी के पीड़ा शिविर में रहना पड़ा था। अल्थुजर समस्त व्यक्तिगत जीवन बड़ा अशांतिमय वातावरण में बीता था। अल्थुजर मार्क्सवादी थे। अपनी व्यक्तिगत उलझनों और पागलपन की बीमारी जो उनके जीवन में हर समय रहती थी, उन्हीं के कारण काफ़ी उनको दुख झेलना भी पड़ा था। आत्मकथा बताती है कि वे लंबे अरसे तक मानसिक रूप से अस्थिर थे। गहरे अवसाद के कारण उन्होंने अपनी पत्नी हेलेने की हत्या कर दी थी, जिसके कारण जीवन का अंतिम दशक उन्हें पेरिस के एक मानसिक अस्पताल में अज्ञातवास में बिताना पड़ा था। देखिए, अल्थुजर एक और नव मार्क्सवादी, दूसरी तरफ संरचनात्मक मार्क्सवादी भी थे। अल्थुजर के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। उन्होंने 2 उपागमों का प्रयोग किया। नंबर 1, विज्ञान का ऐतिहासिक दर्शन किया था, यानी विज्ञान का ऐतिहासिक दर्शन और संरचनावाद। अब देखें, अल्थुजर की बुक्स हैं। अल्थुजर मॉन्टेस्क्यूज पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री फॉर मार्क्स 1966 में उन्होंने लिखी थी। फॉर मार्क्स अल्थुजर की रीडिंग कैपिटल 1970 में। लेनिन एंड फिलॉसफी एंड अदर एस्से। देखिए, अभी स्टालिनवाद भी देखे थे और लेनिनवाद के बारे में भी उन्होंने लिखा है। एस्से इन सेल्फ क्रिटिसाइज्म, उन्होंने अपने सेल्फ एस्से की मतलब आलोचना की थी। आलोचना का एक निबंध उन्होंने पूरा लिखा है। और पोजीशन, उन्होंने पोजीशन भी लिखा है। इस तरह से अल्थुजर की बुक में आपने देखा कि अल्थुजर बहुत महत्वपूर्ण थिंकर हैं, जिसके बारे में आप जान सकते हैं। अब आप आते हैं न्यू फंक्शनलिज्म, जिसे कहते हैं न्यू फंक्शनलिज्म, मतलब नव प्रकारवाद या नव वामपंथी मार्क्सवादी। नव वामपंथी मार्क्सवादी किसे कहते हैं? जेसी अलेक्जेंडर को कहते हैं। अब आप देखें, ये अलेक्जेंडर की बुक है, जेसी अलेक्जेंडर। यहाँ जगह नहीं थी, फिर भी गड़बड़ कुछ हो गया है, जिसको आप देख लीजिएगा। जेसी अलेक्जेंडर, इनकी बुक है। आप देखें, सबसे पहले उनके बारे में जानें कि जेसी अलेक्जेंडर कौन थे। जेसी अलेक्जेंडर नव वामपंथी मार्क्सवादी, प्रकारवादी दोनों थे। जेसी अलेक्जेंडर नव मार्क्सवादी और नव वामपंथी मार्क्सवाद से निराश हो चुके थे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय समाजशास्त्र के अध्यक्ष जेफरी अलेक्जेंडर आजकल नए सिद्धांतों और उपभागों के विकास में उधेड़बुन में लगे हुए थे। उन्होंने सिद्धांत, संस्कृति, राजनीति जैसे विषयों पर अनेक लेख और पुस्तकें भी लिखी थी। अपने विद्यार्थी जीवन में उन्होंने खुलकर छात्र आंदोलन में भाग लिया। आंदोलन नव वामपंथी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थे। शिक्षा समाप्ति के बाद वो बर्कले चले गए, जहां बर्कले विश्वविद्यालय में अध्यापन और शोध का कार्य उन्होंने किया था। उनकी पुस्तक है सैद्धांतिक तर्क में उन्होंने यह प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है कि मार्क्स ने संस्कृति के उन अनेक सिद्धांतों की उपेक्षा की जिसका प्रतिपादन दुर्खाइम और वेबर ने किया था। यानी उनका कहना है, उन्होंने मार्क्स की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मार्क्स ने किस तरह से दुर्खाइम और वेबर की सिद्धांतों की आलोचना की, उसकी अवहेलना की है। इस तरह से उन्होंने क्या बताया है
कि वेवर से भी अधिक एक पांडित्यपूर्ण समन्वय करने का आधुनिक प्रयास हमें पार्सन्स की कृतियों में देखने को मिलता है, ऐसा अलेक्जेंडर ने कहा, जिसे हम पार्सन्स के प्रकारवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। वह इससे कहीं अधिक व्यक्ति और व्यवस्था के बीच पड़ी खाई को पाटने, उनमें समन्वय स्थापित करने के प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। ये अलेक्जेंडर के विचार हैं। अलेक्जेंडर की गणना नव वामपंथी मार्क्सवादियों और नव प्रकारवादी दोनों में होती है। उनकी पहचान नव वामपंथी अलेक्जेंडर के अनुसार, अब आप नोट कर लीजिएगा जो मैं बता रही हूँ। अलेक्जेंडर ने कहा है कि नव वामपंथी मार्क्सवाद रूढ़िवादी, अभद्र, अशिष्ट मार्क्सवाद को नकारता है, क्योंकि इसे नए उपागम और सिद्धांत ने इतिहास में पुनःकर्ता के स्थान पर स्थान देकर उन्हें पुनर्प्रतिष्ठित किया था, जिसे पारंपरिक मार्क्सवाद ने पूर्णतः भुला दिया है। नव मार्क्सवाद ने इस बात पर बल दिया है कि भौतिक संरचनाओं की व्याख्या संस्कृति, व्यक्तित्व, रोजमर्रा के जीवन के संदर्भ में की जानी चाहिए, किंतु सन 1970 के दशक में उन्होंने राजनीतिक और अनुभाविक कारणों से उनका नव वामपंथवाद से मोह भंग हो गया है। नव वामपंथ फिरका परस्ती और हिंसक घटनाओं में बदल गया, जिसके कारण जेफरे में इसके प्रति विरक्ति उत्पन्न हो गई। अमेरिका के वाटरगेट कांड ने इनके मन में अमेरिका के प्रति सहानुभूति उत्पन्न कर दिया। अब आप देखिए, इसी तरह से नव मार्क्सवादी अलेक्जेंडर जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण थिंकर थे। उन्होंने मार्क्सवाद और वामपंथी प्रकारवादी दोनों चीज़ की आलोचना उन्होंने की, और इस तरह से उन्होंने एक अलग पहचान अपनी समाजशास्त्र में बनाई। अलेक्जेंडर ने कई अवधारणाओं पर अपने दृष्टिकोण रखे। जैसे अलेक्जेंडर ने पुराने संरचनात्मक प्रकारवाद की जो समस्याएं या कमजोरियां बताई हैं, उन्हें नव प्रकारवाद को दूर करना है। वे हैं व्यक्तिवाद विरोध, परिवर्तन का विरोध। उन्होंने बताया है कि व्यक्तिवाद का विरोध, परिवर्तन का विरोध, रूढ़िवाद, आदर्शवाद तथा आनुभाविकता विरोधी अभिनति आदि। अलेक्जेंडर के द्वारा योजनाबद्ध रूप से इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो इस तरह से नए सिद्धांत की रचना उन्होंने की। अब आइए देखते हैं उनकी बुक क्या है। थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, जिसके 4 वॉल्यूम्स हैं, 1982 से 1983 तक। फिर उन्होंने लिखा है न्यू फंक्शनलिज्म, ये अलेक्जेंडर की बुक है, न्यू फंक्शनलिज्म। अगला है 20th लेक्चर, आप याद कर लेंगे, 20th लेक्चर सोशल थ्योरी साइंस वर्ल्ड वार सेकेंड। आपको अभी मैंने आपको बताया है कि उनका जीवन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत कठिनाई में व्यतीत हुआ, इसलिए उन्होंने इसके बारे में उन्होंने जो उस समय की समस्याओं को अनुभव किया, और अनुभव करने के साथ साथ उनके जीवन में जो घटनाएं घटी, उन्होंने जो देखा समाज में, उसी घटनाओं को उन्होंने अपनी कृति में लिख दिया है। 20th लेक्चर सोशल थ्योरी साइंस वर्ल्ड वार सेकेंड, इसमें उन्होंने लिखा है। आगे देखें कि 1987 में उन्होंने लिखा है दुर्खाइमियन सोशियोलॉजी कल्चर स्टडी। 1988 में एक्शन एंड इट्स इन्वायरमेंट्स, 1988 में लिखा है फिक्स डी साइकिल सोशल थ्योरी। 1995 में न्यू फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड, 1998 में। इस तरह से अलेक्जेंडर ने अपने जीवन के कुछ दुखद घटनाओं को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को उन्होंने अपने बुक में पिरोने की कोशिश की है। सभी थिंकर, जो भी थिंकर होते हैं, वो अपने समाज में या जीवन में घटित घटनाओं को, जिससे उनको फेस करना पड़ता है, जो समस्याएं होती हैं समाज में घटने वाली जो समस्याएं होती हैं, जो उनको दिखाई देती हैं, वो अपने उसी के आधार पर उनकी अवधारणाएं बन जाती हैं, उन्हीं अवधारणाओं को अपने बुक में परिणित कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि अलेक्जेंडर बहुत ही महत्वपूर्ण थिंकर माने जाते हैं। अब आप देखें, अगली बुक है थियोडोर एडोर्नो की।
अब आपको बता दें हम कि थियोडोर एडोर्नो कौन थे। थियोडोर एडोर्नो जर्मनी के सामाजिक शोध के फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के एक, सॉरी मैं पहले मतलब मुझसे मिस्टेक हो गई है, थियोडोर एडोर्नो फ्रैंकफर्ट स्कूल के थे, ना कि शिकागो स्कूल के। अब आप कंफर्म हो जाइए कि थियोडोर एडोर्नो जो थे वो फ्रैंकफर्ट स्कूल के थे। जर्मनी के सामाजिक शोध के फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के एक अग्रणी दार्शनिक तथा समाज वैज्ञानिक थियोडोर बीसेनग्रंड एडोर्नो अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अपार ज्ञान के लिए विख्यात रहे हैं। उन्होंने दर्शन, सामाजिक विज्ञान के अतिरिक्त मनोविज्ञान, संगीत शास्त्र, सांस्कृतिक आलोचना और सौंदर्य शास्त्र जैसी अनेक विषयों पर साधिकार दिखाया है। देखिए, थियोडोर एडोर्नो के साथ साथ होर्खहाइमर भी इन्हीं के मित्र रहे हैं और उन्होंने भी यही बुक सेम टू सेम लिखी है। कौन सी? दोनों ने को ऑथर, दोनों एक ही बुक लिखी है, दोनों ने मिलकर, डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट। ये जो आपकी बुक लिखी गई है डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट, ये थियोडोर एडोर्नो और होर्खहाइमर दोनों के द्वारा लिखी गई हैं। होर्खहाइमर होर्खहाइमर जो एक थिंकर हैं, थियोडोर एडोर्नो के मित्र रहे हैं, उन्होंने थियोडोर एडोर्नो, देखिए राइटिंग कुछ गड़बड़ हो रही है, आप समझ जाइएगा, लिख लीजिएगा इसको। थियोडोर एडोर्नो ने ये बुक लिखी है। तो आप देखें थियोडोर एडोर्नो कौन थे। थियोडोर एडोर्नो कई विषयों पर साधिकार लिखा। उनकी मुख्य कृतियां निबंधों, सूक्तियों के रूप में हमें दिखाई देती हैं। उनकी रचनाएं अत्यंत जटिल, दुरूह, कठिन विचारों से भरी पड़ी है। समाजशास्त्रियों के लिए उनकी प्रमुख कृति कौन सी है? अधिनायकवादी व्यक्तित्व, द अथॉरिटी अरियल एंड पर्सनालिटी। सबसे पहली बुक जो है अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी 1950 में, इनकी बहुत महत्वपूर्ण बुक रही है। इस पुस्तक में उन्होंने सत्तावादियों की वादिता की मनोवैज्ञानिक जड़ों का आनुभविक सैद्धांतिक आधार पर खोज करने का प्रयास किया। एडोर्नो मार्क्सवाद के घनिष्ठ रूप से प्रभावित थे। इस आधार पर उन्होंने सामाजिक अध्ययनों, विशेषता उन सिद्धांतों पर तीव्र प्रहार किया जो वैज्ञानिकता और परिणामात्मकता के आवरण में लिपटे हुए। उन्होंने कहा है कि सिद्धांत किसी काम के नहीं है क्योंकि ये समाज बदलने का कोई आधार प्रस्तुत नहीं करते। इस पुस्तक की आलोचना भी खूब हुई है। अब आपको पता होना चाहिए कि थियोडोर एडोर्नो एक यहूदी परिवार के थे। उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म अंगीकृत किया था। उनकी माता कैथोलिक थी। शारीरिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में आ गए और उन्होंने दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, संगीत, सौंदर्य शास्त्र आदि की शिक्षा ग्रहण की। 1924 में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1925 में वे संगीत संयोजन की शिक्षा के लिए वियना चले गए। संगीत पर कुछ उन्होंने लेख भी लिखा। वियना केंद्र में अंतर्बुद्धिवाद से विभ्रमित होने के बाद 1926 में पुनः फ्रैंकफर्ट वो लौट आए। इस तरह से एडोर्नो ने समाजशास्त्रियों के बीच आधुनिक समाज की जनपुंज संस्कृति की अपनी आलोचनाओं के लिए सुप्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने इस संस्कृति को सांस्कृतिक उद्योग का कार्य और जनसमूह के जोड़ तोड़ की उपज माना है। इस तरह से एडोर्नो आधुनिक आलोचनात्मक सिद्धांत क्रिटिकल थ्योरी के प्रणेता रहे हैं। उन्होंने इसकी क्रिटिकल थ्योरी मतलब आलोचनात्मक सिद्धांत के प्रणेता ये थियोडोर एडोर्नो रहे हैं। अब आप देखें उनकी कुछ बुक्स हैं। द अथॉरिटियन पर्सनालिटी 1950 में, पैरिसिज्म 1967 में, डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है जो होर्खहाइमर और एडोर्नो दोनों मिलकर लिखते हैं। द जर्गन ऑफ द अथॉरिटिसिटी 1973 में, मिनिमा मोरालिया 1974 में, इंट्रोडक्शन टू द सोशियोलॉजी ऑफ म्यूजिक। देखिए अभी आप देखे होंगे कि उन्होंने म्यूजिक के बारे में भी लिखा है, सौंदर्य शास्त्र के बारे में भी लिखा है। द कल्चर इंडस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है उनकी। कल्चर इंडस्ट्री
कल्चर इंडस्ट्री जो उनकी बुक है ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। आप इस बुक को नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। और ये जो है आपकी बुक डायलेक्टिक ऑफ द एनलाइटमेंट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। ये होर्खहाइमर के साथ में उन्होंने लिखा है। अब आप देखें, इसी तरह से अगर आपका प्यार और सम्मान, आपका स्नेह मुझे मिलता रहा तो मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो लाकर प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे कि आपको मोटिवेट भी करती रहूँगी, जिससे आप अपनी सफलता की ओर अग्रसर रहें और अपने लिए एक लक्ष्य सुनिश्चित कर सके। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।